नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल ने किया हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा। लेबनान में ताज़ा हवाई हमलों में 38 लोगों की मौत, 54 घायल। गजा में भी इजरायली हमले जारी, 12 लोगों की मौत। सीरिया में भी आईडीएफ ने मचाई तबाही। ईरान में 4 लोगों को मौत की सजा। इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप, नहीं बताई गई चारों दोषियों की राष्ट्रीयता। अमेरिकी चुनाव के नतीजों से गिरी ईरान की मुद्रा। ट्रंप को बढ़त मिलते ही ईरान की करेंसी रियाल पहुंची लाइफ टाइम लो पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली बढ़त के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। ट्रंप बोले, भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं, दुनिया की शांति के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर करेंगे काम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दी ट्रंप को बधाई, कहा मतभेद खत्म करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। अमेरिका के एरिजोना में छोटा व्यावसायिक विमान हुआ क्रैश, 5 लोगों की मौत, मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल। और अब आज की बड़ी खबर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की हो गई है और इस बदलाव का सीधा असर ईरान पर पड़ा है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों में ट्रंप को बढ़त मिलने के बाद बुधवार को ईरानी मुद्रा रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ईरान पहले से ही मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर उलझा हुआ है और भयानक आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ईरानी मुद्रा पहले से ही दबाव में है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बुधवार को $1 के मुकाबले रियाल 7,03,000 के स्तर पर पहुंच गया। ये अपने आप में ईरानी रियाल के गिरने का रिकॉर्ड है और अब तक का सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद में ईरानी रियाल थोड़ा संभला और $1 के मुकाबले 6,96,150 पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ईरान के सेंट्रल बैंक ने रियाल के रेट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पहले से ही ज्यादा पैसे डाल दिए थे। साल 2015 में अमेरिका से जब ईरान का परमाणु समझौता हुआ था, उस वक्त $1 की कीमत 32,000 रियाल थी। इस साल जुलाई में जब ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने शपथ ली, तब $1 की कीमत 5,84,000 रियाल थी। 2018 में ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था और तब से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से खराब हालत में है। ईरान ने परमाणु समझौते तोड़े जाने के बाद अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। ईरान अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी चुनावी नतीजे का कोई भी नकारात्मक असर उस पर नहीं पड़ा है। पजेश्कियान सरकार की प्रवक्ता फतेमा मोहजेरानी ने इस पर कहा कि अमेरिकी चुनाव का असर ईरान पर कोई अलग से नहीं पड़ा है। ईरान और अमेरिकी नीतियों में निरंतरता है। ये नीतियां किसी के आने या जाने से बदलती नहीं हैं। हमने पहले से ही इनसे निपटने की तैयारी कर ली थी। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के 45 साल बाद भी अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले $1 की कीमत महज 70 रियाल थी। ईरान के आम लोगों को भी अंदाजा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि देश में बदलाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब भी और राष्ट्रपति नहीं रहे थे तब भी ईरान को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए थे और अमेरिकी फोर्स ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप के कार्यकाल में ही मारा था। पिछले महीने अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान पूरी तरह से काबू में था। ईरान के पास पैसे नहीं थे और अमेरिका के साथ समझौते के लिए परेशान था। अब आपको ईरान अमेरिका की दुश्मनी की कहानी भी बता देते हैं। तो अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का बीज 1953 में पड़ा था, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया था। अमेरिका ने निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाया और
ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता सौंप दी थी। दरअसल इसकी मुख्य वजह तेल था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। ये पहला मौका था जब शांति के दौर में अमेरिका ने किसी विदेशी नेता को पद से हटाया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद एक तरह से तख्ता पलट अमेरिकी विदेश नीति का अटूट हिस्सा बन गया। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी के नतीजे में 1979 की ईरानी क्रांति हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले खामनेई तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के लिए खामनेई उन्हें अक्सर निशाने पर लेते थे। इस्लामिक क्रांति के नतीजों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए थे। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। कहते हैं कि इसमें खामनेई का मौन समर्थन था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर से इनकी मांग थी कि शाह को वापस भेजें। शाह न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराने गए थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। आखिरकार पहलवी की मिस्र में मौत हो गई और खामनेई ने अपनी ताकत को और धर्म केंद्रित किया। इन सब के बीच इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक खूनी युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया और सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी। बाद में अमेरिका सद्दाम हुसैन के भी खिलाफ हो गया था। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश में जिस तरह से रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाने वाले सेंट मार्टिन द्वीप की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कुर्सी चली गई, उसी तरह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी अब एक पोर्ट को लेकर चीन के जाल में फंसती नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की राजनीतिक अस्थिरता ने इसे और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दावा किया जाता है कि सेंट मार्टिन नाम के सिर्फ एक द्वीप पर कब्जा हासिल करने के लिए अमेरिका ने ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिकी साजिश है। उन्होंने कहा था कि सेंट मार्टिन द्वीप ना देने की वजह से उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने कहा था कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार दक्षिण एशिया के प्रमुख कनेक्टिविटी पोर्ट को विकसित करने की योजना बना रही है, लेकिन ये प्लान उसके लिए महंगा साबित हो सकता है। दरअसल अंतरिम सरकार ने रणनीतिक तौर पर अहम माने जाने वाले मोंगला पोर्ट को विकसित करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए चीन फंडिंग करेगा, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन अपने फायदे के बिना किसी की कोई मदद नहीं करता। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शिपिंग, टेक्सटाइल और जूट मंत्रालय के एडवाइजर सखावत हुसैन ने कहा है कि सरकार आधुनिकीकरण की कोशिशों के तहत मोंगला पोर्ट को अपग्रेड करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रही है। बैठक के दौरान मोंगला पोर्ट अथॉरिटी यानी MPA के अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने पोर्ट के विकास के लिए कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार जल्द ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए फंडिंग को लेकर चीन के साथ एक समझौता करेगी। एक बार मोंगला पोर्ट अपग्रेड हो जाएगा तो उम्मीद की जा रही है कि ये एक रीजनल हब की तरह काम करेगा। साथ ही नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों को भी इससे फायदा होगा। पोर्ट की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो
गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में ऐसे फंसाता है कि फिर उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसके लिए श्रीलंका और जाम्बिया जैसे देशों का उदाहरण दिया जाता है, जो चीन के कर्ज के जाल में फंसकर डिफॉल्टर हो चुके हैं। चीन इन देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का लालच देकर कई विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देता है। ये फंड मुफ्त में नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए भारी भरकम ब्याज चुकाना होता है। खबरों के मुताबिक जब ये देश चीन का कर्ज नहीं चुका पाते तो ये उनकी संपत्ति जब्त कर लेता है। हालांकि चीन इन आरोपों को नकारता रहा है, लेकिन श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह उसके कर्ज के जाल का बहुत बड़ा उदाहरण है। श्रीलंका ने इस बंदरगाह की 70% हिस्सेदारी 99 साल की लीज पर चीन को दे दी है। ये समझौता 2017 में हुआ था, क्योंकि चीन के कर्ज के बोझ तले दबा श्रीलंका उसका कर्ज नहीं चुका पाया और ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। चट्टोगांव पोर्ट के बाद ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। बांग्लादेश का कपड़ा व्यापार जब अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था, तब ये पोर्ट उस तरक्की में अहम भूमिका निभा रहा था। ये बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बगेरहाट जिले में मौजूद है। खुलना शहर से 48 किलोमीटर दूर स्थित इस पोर्ट को 1 दिसंबर 1950 को स्थापित किया गया था। ये साउथ एशिया का प्रमुख कनेक्टिविटी हब है। मोंगला पोर्ट पर हर साल 400 से ज्यादा मालवाहक जहाज आते हैं, जिसमें औसतन 30 लाख मीट्रिक टन सामान आयात और निर्यात किया जाता है। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।